आकाशवाणी है। वार्ताओं के अखिल भारतीय कार्यक्रम में लीजिए सुनिए परिचर्चा बिन निज भाषा ज्ञान के। प्रतिभागी हैं जाने माने लेखक, भाषाविद और दिल्ली विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर शिवराज सिंह बेचैन, वरिष्ठ लेखक और आंचलिक प्रकाशक श्री संजीव कुमार, वरिष्ठ लेखक संपादक और अनेक भारतीय भाषाओं के जानकार डॉक्टर प्रेमपाल शर्मा। परिचर्चा का संचालन कर रहे हैं वरिष्ठ लेखक और पत्रकार डॉक्टर आलोक रंजन पांडे। निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत नहीं के सूल। विविध कला शिक्षा अमित ज्ञान, अनेक प्रकार सब देशन से लय करहूं, भाषा माही प्रचार। जब भारतेंदु ने यह पंक्ति लिखी होगी तो उन्होंने समझा नहीं होगा कि भारत जैसे देश में मातृभाषा दिवस भी मनाने की आवश्यकता पड़ेगी। और किसी भी देश की उन्नति तभी संभव है जब वहाँ की मातृभाषा में हम बातचीत करें, मातृभाषा में रोजगार के अवसर हो और मातृभाषा में ही हमारी संस्कृति का परिचालन हो। मातृभूमि, मातृ संस्कृति और मातृभाषा, ये तीनों का जो संगम है, मातृभाषा, मातृभूमि और मातृ संस्कृति का, यह न केवल जीवन को बल्कि देश को बढ़ाने में भी अत्यंत योगदान देती है। यूनेस्को द्वारा प्रतिवर्ष 21 फरवरी 1999 को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाए जाने की घोषणा की गई। तब के बाद से 2000 से निरंतर पूरे विश्व में मातृभाषा दिवस मनाई जाती है। जब बच्चा जन्म लेता है और जन्म के बाद जिस प्रथम भाषा का वह प्रयोग करता है वही हमारी मातृभाषा होती है। तो पहला सवाल जो है प्रोफेसर शिवराज जी आपसे है कि मातृभाषा में प्राथमिक शिक्षा बनाम अंग्रेजी भाषा में प्राथमिक शिक्षा को आप कितना सही मानते हैं? क्या हमारी प्राथमिक शिक्षा अंग्रेजी भाषा में हो, जो आजकल कन्वेंट में होती है बहुत सारे कन्वेंटों में, या हमारी अपनी मातृभाषा में होनी चाहिए? ऐसा है आलोक जी, जैसा कि इस शब्द से ही विदित होता है, मातृभाषा जो माँ से प्राप्त हुई, माँ से सीखी गई, माँ के साथ संवाद में जो विकसित हुई, वो मातृभाषा है। यह भी हमेशा कहा जाता है कि किसी भी बच्चे की पहली गुरु माँ होती है। तो जब पहली गुरु माँ है तो माँ से और मातृभाषा के माध्यम से ही मिलना है। इसलिए जो आधारभूत ज्ञान है और बचपन के ज्ञान पर ही सारा ज्ञान विकसित होता है, उसी जानकारी पर सारी जानकारी आधारित होती है। तो मातृभाषा में बच्चे को पढ़ाया जाना, बच्चे को अपने मूल्य की शिक्षा देना, ये बहुत आवश्यक है। मातृभाषा का कोई मुकाबला नहीं है, लेकिन अंग्रेजी का जो दखल है वो दखल आया है रोजगार के संबंध में। मातृभाषा की जो उपेक्षा हुई है कि बहुत सारी पुस्तकें या बहुत सारी चीजें, जैसे हमारा इतिहास अंग्रेजी में उपलब्ध क्यों है, हिंदी में क्यों नहीं है, हमारी साइंस की पुस्तकें हिंदी में उपलब्ध क्यों नहीं है, हमारी मेडिकल की पुस्तकें हिंदी में उपलब्ध क्यों नहीं है, हमारा सारा कानून का जो साहित्य है, जो बहसें होती हैं आजकल कोर्ट कचहरी में, गांव की माँ, गांव की बहनें, गांव के बच्चे, उन्हें पता ही नहीं वादी प्रतिवादियों के बीच क्या केस है और क्या बहस है। वो दूसरे देश की दूसरी भाषा में, दूसरी संस्कृति में संवाद हो रहा होता है। तो इससे ज्ञान जो है हमारा न तो फैल रहा है और न हमें स्वत्व बोध है, अधिकार बोध है। बिल्कुल सही कहा आपने। तो इसलिए मेरा अपनी भाषा में आत्मविश्वास, आत्मसम्मान आगे आता है। आज विश्व में 60,000 से अधिक भाषाएं हैं, जिसमें से सिर्फ भारत में ही लगभग 22 आधिकारिक मान्यता प्राप्त भाषा है, 1635 मातृभाषा है और 234 पहचान योग्य मातृभाषाएं हैं। पर जैसा कि हम 21 फरवरी को मातृभाषा दिवस मनाते हैं और इसका मनाने का मूल उद्देश्य भी है कि विश्व के विभिन्न क्षेत्रों की विविध संस्कृति और बौद्धिक विरासत की रक्षा करना, तो हम रक्षा कर पा रहे हैं प्रेमपाल जी, या कहीं ना कहीं मातृभाषा के नाम पे हिंदी बनाम मातृभाषा को आप देख रहे हैं? देखिए आलोक जी, मातृभाषा सर्वग्राही होती है क्योंकि बच्चा उसमें हंसना बोलना सीखता है, और जब हम बाहर की
आगत भाषा को उस बच्चे पर थोपते हैं या उसमें पढ़ाने की कोशिश करते हैं तो वह उसको सहज ग्राह्य नहीं कर पाता, उसको पढ़ने में समझने में कठिनाई होती है और एक लंबा समय उसका बहुत सारा अच्छा समय उसमें बर्बाद हो जाता है। मातृभाषाओं को लेके इस देश में थोड़ी कुंठा जरूर हुई है और वो बताया कि इसका एकमात्र कारण यही रहा कि उसको रोजगार से जोड़ा गया है और रोजगार चूंकि अंग्रेजी में बहुत ज़्यादा है तो लोग उस तरफ आकर्षित होते हैं। परिवार में जो अभिभावक होते हैं उनकी भी ये कोशिश रहती है कि हमारा बच्चा आंग्ल भाषा पढ़े और एक अच्छे रोजगार में जाए, लेकिन उनको ये भी सोचना चाहिए कि जो सद्गुण आने हैं, जो आचार विचार आने हैं, वो मातृभाषा से ही आएंगे। या विद्यालय स्तर पर आंग्ल भाषा हमने शुरू की है और बच्चे जो केवल हिंदी ही जानते हैं, हिंदी ही समझते हैं, उनके लिए वो बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी करते हैं। प्रेमपाल जी, आप मातृभाषा को माँ की भाषा देख रहे हैं या उसके परिवेश की भाषा के रूप में देख रहे हैं? नहीं, माँ के परिवेश में जो पहली गुरु होती है, पहली पाठशाला मातृ होती है और घर से ही बच्चा सीखता है, तो उसका ही जब विस्तार होगा, उसी के परिसर में बच्चा आगे कुछ पढ़ेगा या उसको ग्रहण करेगा तो उसको ग्रहण करने में सहजता रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो उस तरफ भी हमारे जो चिंतक हैं, नीतियां बनाने वाले हैं, एक बार जरूर सोचना चाहिए कि हमें जितनी भी प्रतियोगिता परीक्षाएं हैं उनको कहीं ना कहीं अपनी भाषा में लाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं कि अपनी मातृभाषा में परीक्षाएं होनी चाहिए, प्रतियोगी परीक्षाएं होनी चाहिए और उस पर कार्य भी हो रहा है। जाकिर हुसैन की एक प्रसिद्ध उक्ति है कि हिंदी वह धागा है जो विभिन्न मातृभाषाओं रूपी फूलों को पिरोकर भारत माता के लिए सुंदर हार सृजन करता है। लेकिन जिस देश में हर व्यक्ति हर भाषा को जानता नहीं है, संजीव जी आप संपादक भी हैं, साहित्यकार भी हैं, कानूनविद भी हैं, आपसे मेरा ये सवाल है कि अनुवाद सेतु का काम करता है, न केवल भाषाई रूप में बल्कि सांस्कृतिक और सामाजिक रूप में भी। तो आज भारत की जो प्रमुख मान्यता प्राप्त 22 भाषाएं हैं, उस 22 भाषाओं को आपस में सामंजस्य बिठाने में अनुवाद का कितना महत्व है? देखिए, बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। पिछले एक दशक से अनुवाद पर बहुत ध्यान दिया जा रहा है, लेकिन मेरा ये देखना है कि ज़्यादातर अनुवाद के कार्य क्षेत्रीय भाषाओं से हिंदी में हो रहे हैं। ये सच है कि सेतु का कार्य अनुवाद करता है क्योंकि वो एक भाषा को दूसरी भाषा से मिलाता है, लेकिन उसी परिप्रेक्ष्य में वास्तविक स्थिति ये है कि हिंदी भाषी क्षेत्रों से जो हिंदी लेखक हैं उन्होंने अनुवाद के कार्य क्षेत्रीय भाषाओं में करने का उतना प्रयास नहीं किया जितना कि क्षेत्रीय भाषाओं ने किया। अनुवाद पर सरकारी संस्थाएं भी काफ़ी महत्व दे रही हैं, ध्यान दे रही हैं, लेकिन फिर भी आवश्यकता इस बात की है कि हिंदी के साहित्य को अन्य भारतीय भाषाओं में अनुवादित किया जाए ताकि ये जो मेल जोल है, ये जो आदान प्रदान है ज्ञान का, साहित्य का, वो संतुलित हो सके। बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा संजीव जी। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार हर हफ्ते एक भाषा गायब होती जा रही है, जिस कारण दुनिया एक पूरी तरह सांस्कृतिक तथा बौद्धिक विरासत खोती जा रही है और वैश्वीकरण के दौर में बेहतर रोजगार के अवसरों के लिए विदेशी भाषा सीखने की होड़ मातृभाषाओं के लुप्त होने के पीछे एक प्रमुख कारण दिखाई दे रहा है। अभी हमने देखा कि इंजीनियरिंग की पढ़ाई जो है अंग्रेजी के अतिरिक्त हिंदी, तमिल, तेलुगु, बांग्ला, मराठी, कन्नड़, मलयालम और गुजराती में करने का प्रयत्न प्रारंभ भी हुआ है और माना जा रहा है कि 8वीं अनुसूची में और जो भाषाएं हैं उस पर भी ये काम होगा। लेकिन जिस देश में आज भी न्यायालय की भाषा और सुप्रीम कोर्ट में पहली बार अभी एक किसी वकील ने सुप्रीम कोर्ट में हिंदी में बात की, जिस देश की न्यायालय की भाषा अंग्रेजी भाषा हो, जहां पर फैशन डिजाइन का कोर्स अंग्रेजी में होता हो, जहां आज भी अंग्रेजी बोलने वाले लोग या अंग्रेजी जानने वाले लोग मातृभाषा बोलने वाले लोग को हीन देखते हों, विधि संस्थानों में शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी हो, मैनेजमेंट में, बायोटेक्नोलॉजी में, तो जहाँ की पाठ्यक्रम की भाषा ही अंग्रेजी है शिवराज जी, वहाँ पर हम 21 फरवरी को मातृभाषा दिवस मना लें,
14 सितंबर को हिंदी दिवस मना लें। तो बात- इससे हम कैसे निपटें? इसमें काफ़ी कुछ काम सरकारों को ही करना पड़ेगा। जब निजी स्कूल खोले गए, उन निजी स्कूलों में किस भाषा ने प्रमुखता पाई है? अंग्रेजी ने। तो आप अगर बल्कि ये कई निजी स्कूलों में तो अंग्रेजी नहीं बोलने पे दंड भी दिया पैसे जाता है। पैसे 100 रुपये 200 रुपये बच्चे को फाइन पड़ता है, उसको दंड पड़ता है। तो अब ऐसी स्थिति में अगर बच्चे को मातृभाषा केवल सरकारी स्कूल में, और फिर जिस तरह से मातृभाषा की उपेक्षा है उस तरह के से बच्चे की भी उपेक्षा है, तो अगर उसे सम्मान दिलाना चाहते हैं तो आप 2 तरह की 3 तरह की भाषाएं आप देश में उसको आप अनुमति नहीं दें। अगर आप प्राइवेट स्कूल भी खोल रहे हैं तो उसमें मातृभाषा रखें, या फिर आप जो सरकारी स्कूल है उसमें भी अंग्रेजी रखें। बात यह है कि जो ज्ञान के माध्यम हैं उनमें जो भेदभाव है उसकी शिकार देश की भाषाएं हो रही हैं, जो विदेशी भाषा राज कर रही है। मुझको ऐसा लगता है कि नेतृत्व की भाषा, शासन की भाषा, प्रशासन की भाषा आज भी अंग्रेजी है। व्यवसाय के लिए हमारे तमाम अभिनेता बेशक जनता में आके हिंदी बात करते हो, लेकिन उनके सारे क्रियाकलाप अंग्रेजी में होते हैं, अंग्रेजी में ट्रेनिंग लेने वाले लोग होते हैं वो सब। तो इसलिए आप एक तरफ तो शासन प्रशासन में दूसरी भाषाओं को नेतृत्व देंगे और भारत की दूसरी मातृभाषाओं को पिछलग्गू बना के रखेंगे, फिर कहेंगे कि भाई ये हो क्यों नहीं रहा। होता यह है कि हम सिर्फ दिन मनाते हैं। तो इसलिए अगर मातृभाषाओं को आपको आगे लाना है तो उनका जहाँ अध्यापन हो रहा है, स्कूल हैं, उनका स्वास्थ्य ठीक करना पड़ेगा, सरकारी स्कूलों को बचाना होगा। अन्यथा जो व्यावसायिक विद्यालय हैं वो व्यावसायिक विद्यालयों को न मातृभाषा से कुछ लेना देना है, उन्हें पैसा कमाना है। बिल्कुल आपने सही कहा। इजराइल एक भाषा नीति के तहत हिब्रू को बढ़ाकर कहाँ से कहाँ पहुंचा। चाइना में देखिए, जापान में देखिए, भाषाई नीति बिल्कुल सही है। एक हमारे सामने खाका तैयार किया गया वहाँ की भाषा नीति का, और प्रशासन में बैठे हुए लोगों को इसे देखना होगा। मेरा एक सवाल आपसे है प्रेमपाल जी, जिस परिवेश में हम रह रहे हैं, मैं आपको एक डाटा दे दूं। आज डिजिटल इंडिया और डिजिटल भारत की हम बात कर रहे हैं, लेकिन पूरे विश्व में 100 से भी कम भाषाएं जो हैं जिनका उपयोग डिजिटल माध्यम में किया जाता है। और आज सोशल मीडिया का जो दौर चल रहा है, सोशल मीडिया में यदि आप अपनी भाषा को प्रमोट नहीं करेंगे, अपनी भाषा को आगे नहीं कर पाएंगे, तो हम पिछड़ कर रह जाएंगे। तो अपनी मातृभाषा को डिजिटल माध्यम से सोशल मीडिया में कैसे आगे लेकर आए? आज भी जब बच्चे लिखते हैं तो वो हम जा रहे हैं HAMJRAHA लिख रहे हैं, अपनी भाषा उसमें प्रमोट नहीं हो रही। हाँ। लिपि तो रोमन लिपि ही प्रयोग कर रहे हैं। जी। तो उसको हम कैसे दूर करें? तो इसके लिए हमारे जो विद्वान लोग हैं, जो इंजीनियर लोग हैं, उनको ऐसे सॉफ्टवेयर लाने चाहिए जो सीधे सीधे हिंदी में लिखे जा सकें, या ऐसे नहीं जो जिनको कन्वर्ट करना पड़ता है। जैसे कि अब इंग्लिश लिख रहे हैं तो बोल तो हम हिंदी रहे हैं, लेकिन वो पहले इंग्लिश में लिख रहा है, फिर उसका हिंदी में वर्जन आता जा रहा है। लेकिन ऐसा हो कि जब हम बोलें हिंदी में तो वैसा ही हिंदी में टाइप हो या लिखा जाए। तो ऐसी थोड़ी कसरत हमारे सॉफ्टवेयर इंजीनियरों को करनी पड़ेगी, और उसमें ये भी देखना पड़ेगा कि ऐसी सरल भाषा कि उसके सभी पक्ष आए, कि जो हमारी हिंदी जो भाषा है उसमें बहुत सारे विकल्प हैं, जैसे बिंदु छूट जाते हैं, मात्राएं छूट जाती हैं, या कहीं बिल्कुल आधी हिंदी रह जाती है। तो उन सब पहलुओं पर विचार करके ऐसा एक सॉफ्टवेयर तैयार करें और इतना सहज सरल बनाएं कि सामान्य से सामान्य व्यक्ति भी अगर उससे उपयोग करता है, अपने मोबाइल पे उपयोग करता है, लैपटॉप पे उपयोग करता है, तो उसे कोई दिक्कत ना हो। बिल्कुल। संजीव जी, आप प्रकाशक भी हैं। एक प्रकाशक के तौर पर भारतीय भाषाओं की किताबों की बाजार में क्या स्थिति है? अंग्रेजी किताबें, हैरी पॉटर आता है, हाथों हाथ ले लिया जाता है, लेकिन भारतीय भाषाओं की किताबें जो हैं उसकी क्या स्थिति है? क्या उसे लोग खरीदते हैं? यदि खरीदेंगे ही नहीं तो फिर आप क्यों छापेंगे? देखिए आलोक जी, जहाँ तक हिंदी की किताबों का सवाल है, हिंदी की किताबें बड़ी संख्या में लिखी भी जा रही हैं, प्रकाशित भी हो रही हैं, दोनों ही फॉर्मेट में, प्रिंटेड में भी और डिजिटल में भी। डिजिटल में तो अब ऑडियो बुक्स का ज़माना आ गया है। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि पाठक कम हो गए हैं या पाठकों का जुड़ाव नहीं है, लेकिन फिर भी
ये देख लेना ज़रूरी है कि नंबर वन, जो भाषा है वो सर्वग्राही होनी चाहिए, सरल होनी चाहिए, बोलचाल की भाषा होनी चाहिए, अनूदित भाषा नहीं होनी चाहिए जैसा कि शब्दावलियाँ बनाई गई हैं। सबसे बड़ा जो अवरोध है हिंदी के तीव्र विकास में वो यही है कि जो हिंदी बनाई गई है, जो लिखने के लिए बनाई गई, वो तकनीकी क्षेत्रों में, विधि के क्षेत्र में या प्रशासन के क्षेत्र में वो इतनी कठिन है कि वो याद नहीं रहती या उसका प्रयोग अजीब सा लगता है। तो जहाँ तक प्रकाशक के तौर पर मेरा अनुभव है, लिखा जा रहा है, पढ़ा जा रहा है, दोनों ही माध्यमों पर, और ये यात्रा जारी रहेगी। एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि न केवल भारत में प्रवासी भारतीयों के द्वारा भी लेखन किया जा रहा है। आज हिंदी की जिस तीव्र गति से एक्सेप्टेंस विदेशों में हो रही है और जिस तरीके से विदेशों में लेखक लिख रहे हैं, मुझे लगता है कि उनको एक साधुवाद कहना चाहिए, उनकी सराहनीय प्रयास को। शिवराज जी, आपसे मैं एक सवाल, गाँव को आपने जाना है, समझा है, और गाँव में एक शोषक होता है, एक शोषित होते हैं, और भाषाई रूप में भी शोषक और शोषित हैं, जो कुकुरमुत्ते की तरह अंग्रेजी स्कूल जो आज गाँव में खुलते जा रहे हैं, और हर बाप भी ये चाहता है, बच्चा जब जन्म लेता है तो कहता है कि बेटा स्लोवाकिया बोलो, और वो हिंदी में नहीं बुलवाना चाहता। तो कहीं ऐसा नहीं लग रहा कि यह भाषाई साम्राज्यवाद जो है अभी भी हम पर अंग्रेजी के रूप में कायम है? प्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप में अंग्रेजी हम पर शासन करती है और अंग्रेजी हमारा नेतृत्व करती है, चाहे अनचाहे, भाषाई क्षेत्र में, भाषाई दृष्टि से। जब आप गांव की बात कर रहे हैं या किसानों की बात कर रहे हैं या जो देहात में लोग रहते हैं, सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं या चमक दमक से बाहर हैं, ये जो अंग्रेजी के प्रति उनका लगाव जो बढ़ा है और जो अपनी मातृभाषा के प्रति उदासीनता आई है, उसका कारण वही है कि उनको ये लगता है कि हमारे गांव में जो बच्चा स्नातक होके, स्नातकोत्तर होके गांव में हल चला रहा है या रोजगार ढूंढ रहा है, मनरेगा में काम कर रहा है, वो इसलिए कर रहा है कि उसने अंग्रेजी नहीं पढ़ी है। और अंग्रेजी पढ़ने वाला बच्चा अगर वो ग्रेजुएट भी नहीं हुआ है, फिर भी वो कंप्यूटर सीख रहा है या कुछ अपना तकनीकी काम कर रहा है, उसको रोजगार मिल रहा है। तो जैसा हमारे दो वक्ताओं ने कहा कि सॉफ्टवेयर और ये तमाम चीज़ें इस तरह की भी होनी चाहिए कि जो मातृभाषा में ही रोजगार हम उपलब्ध करा दें। पहली बात तो ये। दूसरी बात यह है कि हर व्यक्ति के पास दो चीजें हैं गांव के अपड़ से अपड़ के पास, एक उसके पास अनुभव है और एक है उसके पास ज्ञान। अनुभव यह है जो उसका अपना है और ज्ञान वो है जो उसने अर्जित किया है बाहर से, दुनिया से, दूसरे लोगों से। अब मातृभाषा को अगर अवसर मिलता है तो वो अपना अनुभव सृजित करके समाज में लाता है। वो अपनी पुस्तक लाता है, अपनी आत्मकथा लाता है, अपनी कविता लाता है, अपनी कहानी लाता है और वो सीधा कनेक्ट करती है दूसरे व्यक्ति से, क्योंकि वो उसकी भाषा में है और उसके परिवेश की घटनाएं उसमें हैं, उसके परिवेश का जीवन चित्रित हो रहा है उसमें, और इससे एक पढ़ने का रुझान बढ़ता है और पढ़ने का रुझान बढ़ता है तो भाषा समृद्ध होती है। इसलिए जो स्थानीय स्तर पर लोग लिखते हैं, बोलते हैं, पढ़ते हैं और उनके पास अपना शब्द भंडार होता है तो वो भाषा को समृद्ध करते हैं, भाषा में नई नई चीजें जोड़ते हैं, नए मुहावरे जोड़ते हैं, नई कहावतें जोड़ते हैं, नई किस्से कहानियां जोड़ते हैं और वो चूंकि पाठक को अपनी लगती हैं और उससे क्या होता है, एक पढ़ता है तो उसके लिखने की इच्छा जागृत होती है, इसलिए कि वो लगता है कि जो बात उसने कही है वो तो मुझे भी पता है, ऐसी चीजें तो मेरे साथ भी हुई हैं। तो इससे दीपक से दीपक जलना शुरू होता है। तो इसलिए हिंदी के बारे में भी, मातृभाषा के बारे में, हिंदी क्या पूरे देश की और सारी दुनिया की, आप इस बात को तो जानते ही होंगे, रविन्द्रनाथ टैगोर ने गीतांजलि अंग्रेजी में नहीं लिखी, महात्मा गांधी ने सत्य के प्रयोग अंग्रेजी में नहीं लिखे, गुजराती में, सभी मातृभाषा में इन्होंने बड़े बड़े लेखकों ने लिखे हैं। और चाहे विदेशी लेखक हों जो नोबेल प्राइज तक प्राप्त किए हैं, वो बड़े लेखक भी वही हुए हैं जिन्होंने। बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा कि जो मातृभाषा है अनुभव की भाषा है, समझने की भाषा है और दूसरी भाषा हम सीख कर अपने व्यवहार में लाते हैं। आपसे सीधा सवाल प्रेमपाल जी कि मातृभाषा को कैसे बढ़ावा दिया जाए? देखिए आलोक जी, सबसे स्पष्ट और सबसे आसान उपाय है अपनी अस्मिता को जगाएं कि भी हम क्यों विदेशी भाषा को लाते हैं, हम अपनी भाषा में वो सब चीजें उपलब्ध क्यों नहीं कर लेते हैं। विदेशी भाषा में ऐसा क्या है जो उसी से उपलब्ध होगा। जिस दिन हम ये अस्मिता जगा लेंगे अपने अंदर
या हमारे जो नीति निर्माता इस बात को समझ जाएंगे कि भाई बहुत कम खर्च करने के बाद ही हम बहुत सारी चीज़ें हिंदी में उपलब्ध करा सकते हैं, तो अंग्रेजी की बिल्कुल ज़रूरत नहीं रह जाएगी। तो हमें सीधे सीधे अभिभावक हों, शिक्षक हों या नीति नियंता हों, उन सबको एक स्वर में एक साथ यह प्रण करना होगा कि हमें अपनी मातृभाषा में ही जीवन तरक्की को लाना है। यूनेस्को ने भाषाओं के संरक्षण के लिए इस साल 2022 से लेकर 2032 के बीच की अवधि को स्वदेशी भाषाओं के अंतर्राष्ट्रीय दशक के रूप में नामित किया है। इससे पहले भी संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2019 में स्वदेशी भाषाओं के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया था। यूनेस्को मातृभाषा के लिए काम कर रहा है। आपसे संजीव जी मेरा सीधा सवाल है कि हम भारत के लोग भारतीय भाषाओं के भविष्य को किस रूप में देखते हैं? देखिए, जहाँ तक जागरण का सवाल है वो तो हो चुका है। इस विषय पर चर्चाएं भी बहुत हो रही हैं और कार्य भी बहुत हो रहे हैं। सारी भाषाओं को, विशेष करके 22 भाषाओं को लेकर के नए नए सॉफ्टवेयर बनाए जा रहे हैं ताकि एक शब्द का 22 भाषाओं में क्या अर्थ है वो उसको आसानी से मिल सके। लेकिन ज़रूरत इस चीज़ की है कि सबसे पहले तो अभिभावकों की सोच में थोड़ा सा तब्दीली आनी चाहिए कि वो इंग्लिश की तरफ उन्मुख कम हो, हिंदी का व्यवहार में, पढ़ाई में, घर में प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा करें। दूसरा, भाषा के सरलीकरण का प्रयास अवश्य करना ज़रूरी होगा। तीसरी चीज़ क्या है कि कोर्ट में, कचहरी में, ऑफिसेज में और व्यवहार में हमें इस भाषा को धीरे धीरे बढ़ाना होगा। और जब हम इस प्रकार के उद्यम कर लेंगे, इस प्रकार के कदम उठा लेंगे, तो ये निश्चित है कि भाषा का व्यवहार बढ़ेगा। एक आखिरी सुझाव जो मैं दे सकता हूँ वो ये है कि साहित्य के क्षेत्र में भी कुछ करना आवश्यक है। हिंदी के साहित्यकारों को लोगों का जुड़ाव बढ़ाने के लिए अपनी जो रचनाएं हैं, अपनी जो किताबें हैं, वो लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करना चाहिए। इसमें प्रकाशक और लेखक दोनों को मिलकर काम करने की आवश्यकता है। यदि ऐसा होगा तो पाठकों की संख्या और बढ़ेगी और समृद्धि हिंदी की और तीव्र गति से हो सकेगी। बिल्कुल। भारतेंदु ने लिखा था कि अंग्रेजी पढ़ी के यद्यपि सबगुण होत प्रवीण, पै निज भाषा ज्ञान बिन रहत हीन के हीन। शिवराज जी, अभी एनईपी आया हुआ है और एनईपी में मातृभाषा शिक्षण की बात बहुत ज़्यादा की जा रही है। आपको क्या लगता है कि जो ये मातृभाषा के महत्व को लेकर जो एनईपी में है, उससे क्या भारतीय भाषाओं का कुछ उत्थान हो पाएगा? नहीं, कुछ तो हो पाएगा। उसमें निर्भर इस बात पर हैं हम लोग कि जो एक तरह से संकल्प पत्र आते हैं, एक तरह से जो प्रस्ताव आते हैं, उन प्रस्तावों के अनुसार हमको काम करने का मौका मिलता है या नहीं मिलता है, और उसमें प्रतिबद्ध शिक्षकों को, विद्वानों को जोड़े रखा जाता है निरंतर या नहीं। कई बार क्या होता है कि अभी एक कमेटी बनी, 1 महीने आप उसमें काम किए और किसी परिणाम पर पहुंचने से पहले कमेटी बदल दी गई या दूसरी कमेटी आ गई। सिराज जी, आप देश के सबसे प्रसिद्ध विश्वविद्यालय दिल्ली विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के प्रमुख हैं। आपसे सीधा मैं ये जानना चाहता हूँ, क्या शिक्षण संस्थाओं में मातृभाषा की अनिवार्यता को लेकर निर्देश मिलने चाहिए? बिल्कुल मिलने। और उसकी क्या चुनौतियां हैं? चुनौतियां यही हैं कि जब भी मातृभाषा में आप शिक्षण प्रशिक्षण करेंगे या बाध्यता कायम करेंगे, तो ये चुनौती आएगी कि बाहर से कि भाई रोजगार की गारंटी आपके पास नहीं है। एक तरफ तो आप मातृभाषा को दबाव दे रहे हैं या आप उसके लिए एक वातावरण बना रहे हैं, लेकिन आप उसमें भविष्य जो है बच्चे का वो कोई सुनिश्चित नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए हमें उसका कल सोचते हुए एक जिम्मेदार अध्यापक बनना होगा। जो भी हमें काम शिक्षा के लिए मिला है मातृभाषा के लिए, तो एक जवाबदेह भूमिका में हमको आना पड़ेगा। कुछ चीजें विशेष से उससे जोड़ देनी चाहिए कि मातृभाषा पढ़ने वालों को ये सुविधाएं होंगी। बिल्कुल। चाहे तो उसके लिए अंक या डिग्रियों में कुछ, इसके लिए हमें एक बहस करनी चाहिए। बिल्कुल। अभी हाल ही में IIT BHU ने हिंदी माध्यम में तकनीकी शिक्षा देने का फैसला किया है और रोजगार की भाषा आज भी अंग्रेजी है। तो क्या इन छात्रों को निकट भविष्य में रोजगार के समय मुश्किलों का सामना नहीं होगा? प्रेमपाल जी, आप
इस संबंध में क्या कहना चाहेंगे? नहीं, बिल्कुल आलोक जी, शुरुआत में तो जरूर होगा, लेकिन जब हमारी मातृभाषा या हिंदी भाषा रोजगार की भाषा बनती जाएगी तो ये सने सने ये विरोध भी दूर हो जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं तो हमें इसकी शुरुआत करनी पड़ेगी। शुरुआती दौर में जरूर इससे परेशानी खड़ी होगी, रोजगार में होगी, लेकिन सने सने वो रोजगार की भाषा बन जाएगी तो वो ये सारी दिक्कतें अपने आप खत्म होती चली जाएंगी। अभी ऑनलाइन शिक्षण चल रहा है जी, ऑनलाइन शिक्षण से मातृभाषा की उन्नति होगी या अवनति? नहीं, उससे तो अवनति ही होगी, क्योंकि उससे कुछ विचारों का संप्रेषण नहीं हो रहा है। स्क्रीन पर जो दिखाया जा रहा है उसको बच्चा देख रहा है, पढ़ रहा है, सुन रहा है, लेकिन जब सामने आमने विचार संप्रेषण होता है, भाव अभिव्यक्ति होती है एक दूसरे की, तो उससे प्रसार होता है। वो एक पूर्ति की जा रही है कि हाँ शिक्षण हो रहा है या शिक्षा दी जा रही है, लेकिन वो मुकम्मल शिक्षा नहीं है। मुकम्मल शिक्षा अभी नहीं। भी नहीं है। नहीं। क्लासरूम टीचिंग बहुत जरूरी है, जरूरी है। और भाषाई विकास में शिक्षण जो है बेहद जरूरी। बहुत जरूरी है। सामने होकर बैठकर हम चूंकि बच्चों को शिक्षा, लेकिन एक हमारी पारंपरिक शिक्षा हुआ करती थी संजीव जी, जहां हम बच्चों को गणित 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 तिया 6 करके हम खूब याद दिला दिया करते थे, और आज वो 2 1 जा 2 हो गया है। तो क्या उससे कोई समस्या दिखाई दे रही है? देखिए, समस्या तो वही है जो सिंह साहब ने शुरू में ही कहा। वो ये है कि हमें रोजगार परक शिक्षा चाहिए। रोजगार परक शिक्षा के कारण सारी चीज़ें धीरे धीरे अंग्रेजी में होती जा रही हैं। और मैं आपको बताऊं, जो नए निर्णय आपने बताया BHU के, या अभी एक निर्णय आया है सुप्रीम कोर्ट का कि वो भी हिंदी में स्वीकार करेंगे याचिकाएं, तो इस प्रकार के जो कार्य व्यवहार में हिंदी का जो प्रवेश हो रहा है ये रास्ते खोलेगा। क्योंकि अगर हम सुप्रीम कोर्ट में जा कर के अपनी याचिका हिंदी में दाखिल कर सकते हैं तो फिर हमें इंग्लिश के सोर्स की ज़रूरत नहीं है, उसके साधन के माध्यम की ज़रूरत नहीं है। इसी प्रकार अगर प्रौद्योगिकी का अध्ययन कर सकते हैं हम हिंदी में, तो जब व्यवहार में हम आते हैं, रोजगार में हम आते हैं, तो हमारे लिए इतना कठिन नहीं होगा। क्योंकि कुल मिलाकर के वो है तो हमारी अपनी धरती और है तो हमारे अपने लोग, तो हम धीरे धीरे उस चीज़ को अडॉप्ट करते जाएंगे, उसको स्वीकार करते जाएंगे और जीवन व्यवहार में वो चीज़ आ जाएगी। डिग्रियां भी हिंदी माध्यम में दी जानी शिवराज चाहिए। जी, ग्रामीण समुदाय में भारतीय भाषाओं की क्या स्थिति है? अभी जो स्थिति थोड़ी बहुत सुधरी है, हिंदी का काम करने वालों को जो है पोषण उनका होना चाहिए सही से, और निश्चित तौर पर बदलाव आना शुरू हो जाएगा। भारतेंदु ने जो पंक्ति बहुत पहले लिखी थी कि निज भाषा उन्नति बिना कबहू न होए सोए, लाख उपाय अनेक यों भले करे किन कोय। तो निज भाषा की उन्नति, अपनी भारतीय भाषाओं की उन्नति बहुत जरूरी है, क्योंकि विचार विनिमय का एकमात्र साधन भाषा है। स्वाभाविक रूप से मनुष्य अपनी मातृभाषा का अर्जन पहले करता है, और किसी भी व्यक्ति के लिए मातृभाषा सीख लेने के पश्चात उस भाषा में अर्जन की प्रक्रिया अन्य भाषा की तुलना में अधिक सरल होती है। और जब हम मातृभाषा में चीज़ों को सीखते हैं तो उसे अभिव्यक्त भी बहुत ही सहजता से कर पाते हैं। इसलिए भारत में मातृभाषा बहुत ही बढ़ावा देना, उसको आगे बढ़ाना, उसमें रोजगार सृजन करना बहुत आवश्यक है। आप सब ने समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बिन निज भाषा ज्ञान के वार्ताओं के अखिल भारतीय कार्यक्रम में अभी आप ये परिचर्चा सुन रहे थे। प्रतिभागी विशेषज्ञ थे जाने माने लेखक, भाषाविद और दिल्ली विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर शिवराज सिंह बीचैन, वरिष्ठ लेखक और आंचलिक प्रकाशक श्री संजीव कुमार, और वरिष्ठ लेखक, संपादक और अनेक भारतीय भाषाओं के जानकार डॉक्टर प्रेमपाल शर्मा। परिचर्चा का संचालन कर रहे थे वरिष्ठ लेखक और पत्रकार डॉक्टर आलोक रंजन पांडे। कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे रामावतार बैरवा। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।